Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So today we start with a new question and देख सकते हैं आप यहाँ पर here is a 10 volt battery and this is resistance 2 ohm, 6 ohm and this is 3 ohm. And we have to find out the current in this wire. इस wire में current find करना है कि कितना current flow होगा. तो कैसे फाइंड करें इसको। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले आप जीरो पोटेंशियल डिफाइन करो। तो लेट्स से कि यहाँ का पोटेंशियल मैं जीरो मान लेता हूँ, यहाँ का हो जाएगा 10, यहाँ का भी 10 और यहाँ का 0। ठीक है, तो यहाँ भी 0 रहेगा। अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा 0। और यहाँ का 10 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा 10। अब हम इस रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से इस रेजिस्टेंस में करंट अगर देखें तो आई कितना होगा, आई होगा आपका डेल्टा वी अपॉन आर, और डेल्टा वी कितना है 10 माइनस 0, दिस इज 10, 10 अपॉन आर इज 2, दिस इज 5 एम्पियर। तो इसमें जाएगी करंट आपकी 5 एम्पियर। ओके, अब इसमें करंट कितनी जाएगी, तो यहाँ पे डिफरेंस 10 का है और करंट रेजिस्टेंस 6 का है, तो इसमें करंट जाएगी 10/6 या फिर 5/3, 10/6 to 5/3। तो इसमें करंट इधर जाएगी 5/3, क्योंकि करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर करंट इधर जाएगी क्योंकि दिस इज हाई पोटेंशियल, और कितनी करंट जाएगी 10/3, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 एंड रेजिस्टेंस इज 3। सो अब आप अगर देखो तो यहां पर आप इस जंक्शन पे आप लगा सकते हो KCL। ठीक है, इस जंक्शन पे आप KCL लगा सकते हैं कि इधर 5/3 जा रही है, इधर 10/3 जा रही है, तो इधर से आ रही होगी, कितनी आ रही होगी 10/3 प्लस 5/3, 10/3 प्लस 5/3 मीन्स 15/3 और 5 एम्पियर। तो इसमें 5 एम्पियर करंट ऊपर वाले में फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, 5 एम्पियर। गॉट माय पॉइंट। और अगर इसमें देखें इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसमें आप यहां पर जंक्शन लगा लें, इधर से 5 आ रही है, इधर से 5/3 आ रही है, तो इधर कितनी करंट फ्लो होगी 15 प्लस 5 20/3, इसमें जाएगी 20/3। ठीक है, तो यहां से 5 जा रही है, यहां से 5, तो इधर से कितनी करंट जा रही है 10 एम्पियर। और अगर यहां से आप ऐड करें 20/3 प्लस 10/3 इज 30/3, 30/3 इज 10 एम्पियर, तो 10 घुसेगी तो यहां से 10 ही निकलेगी बाहर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, आपको फंडा मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो हियर इज द क्वेश्चन। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपको एक 20 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी दी है और ये 3 ओम 6 ओम 6 ओम एंड 12 ओम, ये 4 रेजिस्टेंस दिए हैं। यहाँ पर एक वायर ए बी कुछ ऐसे लगाया गया है, फाइंड करंट इन वायर ए बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब पहली बात तो एक फंडा यहाँ पर क्लियर कर लो कि ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल x मान लूँ तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा x, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब अगर जैसे देखें कि आई होता है डेल्टा वी अपॉन आर, अब हमारा डेल्टा वी तो 0 है, तो करंट कितना होना चाहिए इस ए बी में 0, लेकिन नहीं, डेल्टा वी भी 0 है और रेजिस्टेंस भी 0 है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा जाए कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 देन करंट आई शुड बी 0, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। कई बार आप देख सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम है, लेकिन यहाँ करंट फ्लो होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तब करंट 0 हो, ये पॉसिबल जरूरी नहीं है। यहाँ का जैसे मान लो यहाँ का आपने 0 पोटेंशियल माना, यहाँ का 20 होगा, यहाँ का भी 20 होगा, तो इस सेक्शन में करंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, लेकिन यहाँ फिर भी करंट फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है, क्योंकि डेल्टा वी भी 0 है और इस सेक्शन में रेजिस्टेंस भी 0 है, तो 0.0 इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जितनी करंट फ्लो हो सकती है वहां से होगी, हम वो उसे रजिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर मुझे कहे कि एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, सपोज यहाँ का VA और यहाँ का VB ये दोनों बराबर है, इफ VA एंड VB बराबर देन करंट इन दिस रेजिस्टेंस शुड बी 0, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन अगर सीधा कह दे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो देन करंट विल बी जीरो, ये बिल्कुल गलत है। एक प्लेन वायर में जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसमें करंट फ्लो हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सो अब यहां पर मुझे फाइंड करना है कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ का पोटेंशियल 20 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0। पहली बात आप ये x यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर लो। अब x पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, तो ये देखो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दिस इज समथिंग लाइक सिंगल पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, a और b एक ही पॉइंट है। आप चाहो तो इन दोनों को मिला के भी x फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, मिला के भी आप x फाइंड कर सकते हैं। तो आप दोनों पॉइंटों को मिला दो, मिलाने के बाद x को मान लो सबसे बड़ा और चारों तरफ करंट भेज दो। इधर भेज दो I1, इधर भेज दो I2 और इधर I3 और इधर I4। जैसा हम जंक्शन लॉ में लगाते हैं वैसे ही करेंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये जाने वाली करंट है और आने वाली 0 है। मैं इसको एक जंक्शन मान रहा हूँ। इस वायर के दोनों पोटेंशियल सेम है तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब I1 कितना होगा, I1 होगा आपका x माइनस 20 अपॉन 6 ओम, प्लस I2 कितना होगा, I2 होगा x माइनस 0 अपॉन 6 ओम, I3 होगा x माइनस 20 अपॉन 3 और I4 हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 12 इजिकल टू 0। तो यहां से मुझे मिल जाएगा x, तो x निकाल लेते हैं। 12 6 2 जा तो 2x माइनस 40, 6 2 जा 2x प्लस 3 4 4 इज 4x माइनस 80 एंड प्लस x इक्वल्स 0। तो ये 12 इधर चला गया, 2x 4x 8x एंड दिस इज 9x। 9x equals to माइनस 40 एंड माइनस 80 माइनस 120 और इधर जाएगा तो प्लस का 120। तो x आ गया 120 बाई 9। 120 बाई 9 आप 3 से डिवाइड कर लें, दिस विल बी 40 बाई 3। 40 बाई 3, तो x का पोटेंशियल आपको मिल गया। अब यहां का पोटेंशियल आपको मालूम है, यहां का पोटेंशियल आपको मिल चुका है 40 बाई 3। इन दोनों जगह पोटेंशियल कितना होगा, 40 बाई 3। सो यहाँ का पोटेंशियल 40 बाई 3 है और यहाँ का पोटेंशियल भी 40 बाई 3 है। नाउ अब देखो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, 20 ज्यादा है या 40 बाई 3 ज्यादा है। तो 40 बाई 3 ज्यादा है क्योंकि 20 ज्यादा है क्योंकि 40 बाई 3 कितना होता है, लगभग 13 पॉइंट समथिंग होगा। तो अब करंट देखो, अब करंट ऐसे फ्लो होगा, जो आपने निकाला था इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आप चाहो तो निकाल सकते हैं। और यहाँ 40 बाई 3 है, यहाँ 0 है, तो अब इसमें भी करंट ऐसे फ्लो होगा। गॉट माय पॉइंट। नाउ अब देखो यहां पर 20 है पोटेंशियल और यहाँ 40 बाई 3 है। डिफरेंस कितना आया, 23 60 माइनस 40 बाई 3 इज 20 बाई 3। 20 बाई 3 पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन 3, तो 20 बाई 9। तो यहां से करंट इधर जाएगा 20 बाई 9 इधर। ठीक है, यहां से करंट कितना आएगा इधर, अच्छा आप चाहो तो 20 बाई 9 इधर से करंट आया, यहाँ पे करंट निकाल लो। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 40 बाई 3 माइनस 0 अपॉन 12। तो 40 बाई 3 अपॉन 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाई 9, 10 बाई 9। तो इधर से 20 बाई 9 आ रहा था, 10 बाई 9 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, बाकी बचा हुआ 10 बाई 9 एम्पियर। तो कितनी करंट फ्लो होगी, 10 बाई 9। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। पहली बात तो इस फंडे को आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। और ये जंक्शन लो तो आप हमेशा कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं था बीच का, तो दोनों पॉइंटों को मैंने जोड़ दिया, और ऐसे आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और आएगा अभी। सो दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि फाइंड करंट थ्रू बैटरी। फाइंड करंट थ्रू बैटरी। तो हमें बैटरी में से करंट फाइंड करना है। बैटरी में से कितना करंट फ्लो करेगा हमें वो निकालना है। तो यहां पर आप फिर से वही अप्रोच लगाएं, 0 16
16, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी 0 और यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। तो यहाँ का 16, 16, 16, यहाँ का भी पोटेंशियल होगा 16। अब देखो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल मिल चुका है। अब आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कितनी करंट फ्लो होगी। तो अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस में देखूं तो इसके अक्रॉस डिफरेंस है 16 का और रेजिस्टेंस है 4 का, तो करंट कितनी फ्लो होगी इसमें? 4 एम्पियर, है ना। इसमें भी डिफरेंस 6 का है, रेजिस्टेंस 4 का है, तो इसमें भी करंट कितनी फ्लो होगी? 4 एम्पियर। अब अगर देखें तो 4 और 4 8, लेकिन अब इधर भी कुछ करंट जा सकती है, मुझे वो भी निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों करंट मिल जाएगी तो उतनी करंट इधर से आएगी, वो हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, अभी इसके अक्रॉस डिफरेंस 6 का है और रेजिस्टेंस 8 है, तो यहां पर आएगी 2 एम्पियर। ओके, और यहाँ पे डिफरेंस 6, रेजिस्टेंस 8, तो यहां पर भी 2 एम्पियर। और यहाँ का पोटेंशियल 16 है, यहाँ का भी 16 है, डिफरेंस है 16, रेजिस्टेंस 8, तो यहाँ पर भी जाएगी 2 एम्पियर। ओके, अब आप केसीएल लगा के देखो हर जगह। जैसे इधर से 2 आ रही है, इधर से 4 आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी? 6 एम्पियर, है ना। इधर से 4 आ रही है, इधर से 6 आ रही है, इधर कितनी जाएगी? 10 एम्पियर। और यहां से 2 एम्पियर इधर जा रही है, देखो यहां से 2 इधर जा रही है, 2 इधर जा रही है, इसका मतलब इधर कितनी जा रही है? 4 एम्पियर, है ना। अब देखो इस जंक्शन पे देखो, इधर 4 है, इधर 2 है, तो 6 एम्पियर यहां से जंक्शन से डिस्पैच हो रही है, तो आ भी कितनी रही होगी इधर से? 6 एम्पियर। तो आपको अब हर एक रेजिस्टेंस, हर एक वायर से करंट मिल गया। अब आप इधर से कितनी आएगी? 4, 8, 14, तो इधर से कितनी आएगी? 14 एम्पियर। हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो नाउ फर्दर हेडिंग इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता कैसा है और फिर उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंस का। ये एक रेजिस्टेंस और दिस वन इज अनदर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। ओके, और इसके बाद में इसके अक्रॉस होती है बैटरी कुछ इस प्रकार से, और एक रेजिस्टेंस इसके बीच में लगा होता है क्रॉस में ऐसे, दिस वन लाइक, गॉट माय पॉइंट। तो अब देखो आप इस सर्किट में ना तो कोई पैरेलल में है और ना ही कोई सीरीज में है। पहली बात तो ये, ना तो कोई पैरेलल में है और ना ही कोई सीरीज में है। तो लेट से आपने इनको नाम दे देते हैं कि दिस वन इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4 एंड दिस वन इज R5, और लेट से बैटरी इज पोटेंशियल V। अब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहली बात समझ लीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे होता यहाँ पे तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, ऊपर वाले ये और ये पैरेलल में हो जाते, लेकिन यहाँ पर कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, नो सीरीज नो पैरेलल। अब इसमें जब हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की बात करते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, तो इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करते हैं हम कि फाइंड आउट relation between R1, R2, R3 and R4 such that current in R5 is 0.
R5 इस रेजिस्टेंस में करंट 0 हो, इसके लिए हमें रिलेशन बताना है R1, R2, R3 और R4 में। तो जब ये रिलेशन अपना एस्टेब्लिश हो जाएगा ढंग से, तो उसको कहेंगे हम, फिर ये हो जाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। अब कैसे रिलेशन होगा, तो जैसे हम सॉल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन को, जीरो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। लेट्स से दिस इज जीरो, दिस इज V, दिस इज ऑल्सो हियर V पोटेंशियल एंड दिस इज जीरो पोटेंशियल। अब यहां का पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, तो यहां का मैं मान लेता हूं X। कितना मान लिया? X। और अब हमें कहा है कि R5 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब R5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहां का भी पोटेंशियल कितना है? X। कितना पोटेंशियल है? X। अच्छा, अब मान लेते हैं इधर करंट जा रही है I1 और इधर करंट जा रही है I2। ओके, और अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इधर से करंट आ भी कितनी रही है? I1, और इधर कितनी करंट आ रही है? I2, क्योंकि इस R5 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, हमें बोल दिया है क्वेश्चन में। तो अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि R1 में क्या रिलेशन बनेगा। R1 में क्या रिलेशन बनेगा, तो R1 में पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस X, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स टू IR। I हो गया I1 और रेजिस्टेंस हो गया R1। ओके, और V माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी है, I2 के अक्रॉस, R4 के अक्रॉस, तो V माइनस एक्स ही है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा I2 इंटू R4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें यहां पर, तो ये है X, ये 0, तो X माइनस 0 इक्वल्स टू I1 R2, और यहां पर x माइनस 0 किसके बराबर हो जाएगा? I2 R3, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू I2 R3। तो ये दो इक्वेशन मिल गई, आप दोनों को डिवाइड कर लें। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3, या फिर यूं कह लें कि R1 R3 इक्वल्स टू R2 R4। ये कंडीशन हमने फाइंड कर ली, रिलेशन फाइंड कर लिया R1 R2 R3 R4 के बीच में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर ऐसा रिलेशन हो चारों रेजिस्टेंस के बीच में कि जो आमने सामने वाले रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन दूसरे आमने सामने वालों के बराबर हो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ बराबर इसका और इसका, अगर ऐसा होता है तो R5 में करंट जाएगी 0, R5 में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब R5 में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को कहते हैं हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड ड्यू टू दिस कंडीशन के कारण ये बैलेंस्ड है। अब जब बैलेंस हो चुका है और R5 में कोई करंट नहीं जा रही है, तो R5 को आप वहां से हटा दें, R5 को यहां से हटा दें, और हटाने के बाद सर्किट कैसा बन जाएगा? तो हटाने के बाद सिंपली ये R1 और उसके बाद ये R2 और ये R3 R4 एंड दिस वन इज R3। तो हटाने के बाद ये आपके एक पैरेलल सर्किट बन गया आराम से। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये दोनों सीरीज में और ये वाले दोनों भी सीरीज में, और ये दोनों जो है ये दोनों पैरेलल में। तो आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लें और उसके बाद करंट निकाल लें कितनी फ्लो होगी, और R5 में करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए इस पे एक थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, और इसमें आपको बताना है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अब क्या है कि जब भी आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब ए बी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पर
कुछ और पॉइंट्स भी हैं, केवल ए और बी नहीं है। तो ए बी है, यहाँ पर सी भी है और ये डी भी है। तो सबसे पहले आप मार्क कर लें ए बी, और ए और बी के बीच में सी और डी है, तो ऐसे लगा लें आप सी और ये डी। अब सारे रेजिस्टेंस लगाने शुरू करें। ए, यहाँ का भी ए और ये डी, तो ए और डी के बीच में 4 ओम है, तो ए और डी के बीच में मैंने लगा दिया 4 ओम। उसके बाद ए और सी के बीच में 8 ओम है, ए और सी के बीच में 8 ओम। उसके बाद सी और डी के बीच में 4 ओम है, तो ये सी और ये डी, ये 4 ओम। ठीक है। डी और बी के बीच में 2 ओम है, तो डी और बी, डी ये रहा और बी ये रहा, डी और बी 2 ओम। सी और बी के बीच में, ये सी ये बी के बीच में 4 ओम है, ये 4 ओम। अब देखिए, अब क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं? तो 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 4 16, तो ये बैलेंस्ड है। तो इस 4 ओम का कोई मतलब यहां पर नहीं है, तो इसको अब आप यहां से हटा दो, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो चलो इसको हटा दो, ये लो भैया। अब क्या बचा? अब तो कुछ बचा ही नहीं। 8 और 4 12, 4 और 2 8, दोनों पैरेलल है 12 और 8। 12 इंटू 8 96 अपॉन 12 प्लस 12, सॉरी 8 और 4 12 और 4 और 2 6, तो 72 अपॉन 18, तो ये हो गया आपका 4 ओम। तो इसका आंसर कितना होगा? 4 ओम। तो आपको बैलेंस व्हीटस्टोन हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको एक स्टार ऐसा दिया है, दिस वन, और ए यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट है ए और ये है बी, और सारे रेजिस्टेंस जो है वो आर ओम के हैं। ठीक है, तो सारे रेजिस्टेंस आर 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 ऐसे दिए मैं आपको। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो आप वो पॉइंट मार्क कर लो जो हमें पता नहीं है। तो ए और बी हमें पता है, 2 पॉइंट और है, ये रहा सी, ये रहा डी। तो अब ये है ए, ये है बी, और बीच में 2 पॉइंट है सी और ये है डी। तो अब देखो, पहली बात तो ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, तो इसको आप बाहर से ले ऐसे, क्योंकि बीच में आई होप व्हीटस्टोन बनेगा। ठीक है, ये ए और बी के बीच में आर ओम ले लिया। अब ए और डी के बीच में, ए ये रहा, डी ये रहा, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये लो। ए और सी के बीच में ये रहा, ए और सी, सी और डी के बीच में आर ओम, सी और डी के बीच में आर ओम, और सी और बी के बीच में आर, सी और बी के बीच में आर, और डी और बी ये रहा आर, तो ये एक आर ओम और रहा। तो अब ये देखो, ये सारे आर हैं, तो ये एक व्हीटस्टोन बैलेंस है, ब्रिज है, आर आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसको अपन यहां से हटा दो। और अब देखो, आई और बी के बीच में कितना हो गया? आर और आर, 2R 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 क्या हो गया? पैरेलल में, तो पैरेलल में यहां पर लग जाएगा आर, और आर ये भी पैरेलल में है, तो R/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? R/2। ओके, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये व्हीटस्टोन पे, हम बैलेंस पे लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि जैसे ये पॉइंट है और यहां से एक 6 ओम रेजिस्टेंस लाइक दिस, एंड 8 ओम रेजिस्टेंस इधर, this 6, this is 8, and here is 4 ohm, and here is 3 ohm, and this one, और यहां पर हमको एक 2 ओम ऐसे दिया है,
दिस इज 2 ओम, और ये यहां पर एक दी है बैटरी, ओके दिस इज बैटरी, बैटरी इज 10 वोल्ट। और अब क्वेश्चन ये है, इफ वी रिप्लेस बैटरी with 2 ohm resistance, then current in 2 ohm। अगर हम 2 ओम और बैटरी को रिप्लेस कर दें एक दूसरे से, तो फिर 2 ओम से कितना करंट फ्लो होगा। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं हम, ये 2 ओम को हटा के यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, ये लो, और नीचे जो 10 वोल्ट की बैटरी थी उसको हटा के यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये 2 ओम। अब इस 2 ओम से कितना करंट फ्लो होगा, तो अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अभी भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन है। तो देखना पड़ेगा भैया, देखते हैं कैसे है। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो इस 10 वाली बैटरी को आप अगर खींच के बाहर ले आओ सेम टर्मिनल रखते हुए, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। और 2 ओम को यहां बीच में, देखो 2 ओम ना क्या किसके बीच में लगा हुआ है, जैसे सी और इसको डी कह लेते हैं, और इसको कह लेते हैं अपन ए, और इसको कह लेते हैं बी। तो ए और बी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी है, ए और बी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी है। तो ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी को यहां से हटाओ और सर्किट को थोड़ा ढंग से बना लो। ठीक है, रिप्लेस हमने कर दिया, अब हम सर्किट ढंग से बना रहे हैं। ए और बी के बीच में क्या था, 10 वोल्ट की बैटरी। तो ए और बी के बीच में ये लो भैया 10 वोल्ट की बैटरी, ए और बी के बीच में भी है अभी भी। ठीक है, और सी और डी, देखो सी और डी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो सी और डी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस यहां लगा दो, ये हो गया 2 ओम। अब इसको हटा दो यहां से, ठीक है। अब देखो कि क्या ये अभी भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। तो पहली बात, व्हीटस्टोन है कि नहीं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। और अगर मैं आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करूं, जैसे 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, तो ये बैलेंस्ड है। तो इस 2 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट कितनी होगी 2 ओम में, 0। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम बैटरी को किसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और बीच अंदर वाले रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दें, तो भी वो बैलेंस ही रहता है। गॉट माय पॉइंट। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और बीच वाले रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दें एक दूसरे से, तो भी वो क्या रहता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ही रहता है। चलिए, ये सारी बातें थी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब चलते हैं हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो तो क्या करेंगे। तो पहली बात तो हम डायग्राम बना लेते हैं जिसमें बैलेंस नहीं है। तो जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, दिस वन इज अनदर वन, और ये है और ये है, ओके। और यहां पर लगी है बैटरी कुछ ऐसे, और यहां पर एक रेजिस्टेंस ये रहा ऐसे। तो ये है तो व्हीटस्टोन, देख सकते हैं आप, कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं है। लेकिन अब जैसे मान लो दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 2 ओम, और ये है सपोज ये भी 2 ओम है। तो एक रेजिस्टेंस 1 ओम का आ गया, तो अब ये बैलेंस नहीं है कि नहीं। और लेट्स अब हमको, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है,
तो अब ये बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस होता तो हम इसको उड़ा देते, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ये है नहीं, तो क्या करें? इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, नेट आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? दिस टेक्निक इज नोन एज वीआई मेथड। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? वीआई मेथड। अब वीआई मेथड क्या है कि अगर आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो V वोल्ट की, लगा दी। V वोल्ट की बैटरी लगा के आप इसमें करंट फाइंड कर लो, I जाएगी तो I आएगी यहां से। V वोल्ट की बैटरी लगा के आप I करंट फाइंड कर लो, V की बैटरी एंड फाइंड करंट I। जब आपको I मिल जाएगा तो I क्या होता है? I होता है V बाई आर। अब देखो V यहां है, I यहां जा रहा है, तो R में लेऊंगा तो इसका लेऊंगा पूरा ना, क्योंकि इस पूरे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V का। पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहां से? V बाई I। तो V आपने लगा लिया, I आप फाइंड कर लो और R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल। तो लेट से यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का V, यहां का भी V है और यहां का भी जीरो है। ठीक है। अब इधर करंट I जा रही है, लेट से इधर से करंट आ रही है I1 और इधर से करंट आ रही है I2। तो I किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू KCL। अब I1 I2 निकालने के लिए मेरे को चाहिए यहां का और यहां का पोटेंशियल, जो कि मुझे मालूम नहीं है। तो यहां का है मान लो X और यहां का है मान लो Y। क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो हर जगह, दोनों जगह पोटेंशियल सेम नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? अब X और Y निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले X पे KCL लगाएंगे, फिर Y पे KCL लगाएंगे। और जब X पे KCL लगाएंगे तो X को बड़ा मानेंगे और जब Y पे KCL लगाएंगे तो Y को बड़ा मानेंगे। तो यहां पर I1 और I2 हमने मान लिए हैं। अब पहले X के लिए लगाएंगे तो इधर तो करंट I1 जा ही रही है, लेट्स से दिस इज I1। और इधर हम मान लेते हैं कि I1 डैश इधर जा रही है और इधर जा रही है I1 डबल डैश। गॉट माय पॉइंट? सो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसके नोट्स बना लिए होंगे आई होप। दूर नहीं जाना चाहते हम अपने क्वेश्चन से, इसलिए इसको यहां से हटा देते। अब देखो कि सबसे पहले x के लिए तो 4x, जाने वाली करंट यहां पर I1 प्लस I1 डैश प्लस I1 डबल डैश एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि आने वाली करंट है नहीं। I1 कितना होगा? I1 होगा आपका x माइनस 0 अपॉन 2। ऐसे ही I1 डैश कितना होगा? x माइनस यहां का पोटेंशियल है V अपॉन रेजिस्टेंस इज 1। I1 डबल डैश होगा x माइनस y अपॉन 2 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको x और y में एक रिलेशन मिल गया। क्या मिला? रिलेशन मिला आपको x प्लस 2x माइनस 2v प्लस x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x 4x माइनस y इक्वल्स टू 2v। एक रिलेशन मिल गया आपको x और y में। एक और चाहिए, तो एक और रिलेशन हम y पे इक्वेशन लगाते हैं और उससे मिल जाएगा आपको। तो y के लिए KCL लगाएं।
देन फॉर y, तो इस बार अब y के लिए बड़ा मानेंगे, तो इधर तो i2 जा रही है, इधर मान लेता हूं मैं जा रही है i2 डबल डैश और इधर जा रही है i2 डैश, तो i2 प्लस i2 डैश प्लस i2 डबल डैश शुड बी इक्वल्स टू 0। i2 कितना होगा, i2 होगा y माइनस 0 अपॉन 2, i2 डैश होगा y माइनस v अपॉन 2 और i2 डबल डैश होगा y माइनस x अपॉन 2 एंड इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को y और x में एक रिलेशन और मिल गया, क्या मिला, y प्लस वाई माइनस v प्लस वाई माइनस x बराबर 0। तो ये हो गया 3y माइनस x इक्वल्स टू v। तो अब दो रिलेशन आपको मिल चुके हैं x और y में, तो यहां से आप x और y कैलकुलेट कर लें। तो अब मैंने कैलकुलेट कर लिया है, x आता है 7v/11 और y आता है 6v/11। तो ये दोनों मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, मुझे मिल चुके हैं। तो x हो गया 7v/11 और y हो गया 6v/11। तो अब हम x लिख देते हैं यहां पे, x इज 7v/11 और y इज 6v/11। तो अब आप I1 निकाल सकते हैं। I1 कितना होगा, 7v/11 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7v/22, ये हो गया I1। I2 कितना हो जाएगा, 6v/11 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6v/22। तो I नेट मिल गया, कितना मिल गया, 7v/22 प्लस 6v/22। तो 6 और 7 13, 13v/22। दिस इज नेट करंट I। ये I आपको मिल चुका है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V/I। तो V/I आपको मिल गया 13v/22। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 22/13 ओम। तो इस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको मजा आया होगा इसको सॉल्व करके। कुछ नहीं, हमने पहले भी ऐसे कर चुके हैं, x और y मान के आप इधर से सॉल्व कर लें, इधर I1 और I2 मान लें और I निकाल लें, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। और इस तरीके से हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी फिनिश होता है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ लिया, इससे भी R इक्विवेलेंट पूछा जाता है। अब चलते हैं हम आगे रेजिस्टेंस की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग इज लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम्स। कुछ लैडर टाइप इनफाइनाइट तक आपको सिचुएशन दी होगी रेजिस्टेंस की, और आपको फाइंड करना है कि उसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये रहा आपके सामने पहली प्रॉब्लम। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज ए लैडर, मतलब एक सीरीज है यहां पर रेजिस्टेंस की ही, और हमें फाइंड करना है कि फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ए और बी के बीच में आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अब देखो क्या करें, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इनको। तो देखो भैया, जैसे आपने कई सीरीज सॉल्व की थी जो इन्फिनिटी तक होती है, उसमें अगर एक आगे का टर्म हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर पहले तो मैं मान लेता हूं कि लेट R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज सपोज x, कितना है, x ओम है R इक्विवेलेंट A और B के बीच में। अब अगर मैं यहां पे देखो आपकी, इसके बाद ये फिर से वैसा ही सर्किट शुरू हो रहा है यहां से, है ना, इसके आगे भी वैसा ही है। अब आप अगर इस पहली एक टर्म को हटा दें तो इन्फिनाइट तक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इस पहली को हटा के हम आगे देखें तो आगे भी वैसी ही सीरीज है जैसी ए और बी के बीच में। तो मैं कह सकता हूं कि इसके बाद में आगे जो सीरीज है उसका भी रेजिस्टेंस कितना है, एक्स ओम है। तो इस आगे वाली को आप पूरी हटा के किस से रिप्लेस कर दें, एक्स से। तो कैसा सर्किट बन जाएगा, ये ए और ये बी, ये आर और ये आर, और इसके आगे का जो ये ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस कितना है, जितना ए और बी के बीच में, ए को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एक्स ही मान लेते हैं। तो ये लीजिए यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया एक्स, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाई सर्किट ये हो गया। अब इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और वो किसके बराबर होगा, एक्स के। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इसका हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और ये आर सीरीज में है तो प्लस आर, और नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप एक्स निकाल लें और वो एक्स क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से लैडर प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। तो ये है एक नया सर्किट आपके सामने, आप स्क्रीन पॉज करें और इसको सॉल्व करें। चलिए, अब इस सर्किट में क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर और आर से शुरू हुआ, फिर यहाँ 2R हो गया, 4R हो गया, 8R हो गया। तो पहले तो मैं मान लेता हूं कि लेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज एक्स ओम, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक्स है। अब देखो ए और बी में शुरुआत यहां से हो रही है, आर ओम, फिर आया 2R 2R, 4R 4R, 8R 8R, ऐसे बढ़ रहा है। अब अगर मैं पहली टर्म यहां से हटा दूं, मान लो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको अगर हटा दें तो वैसा ही सर्किट है, लेकिन आपकी आर से शुरुआत हो रही थी, यहां पे 2R से शुरुआत हो रही है ना। आपके पहले टर्म में आर था, दूसरे में 2R था, इसके पहले टर्म में 2R है, फिर 4R है, तो मतलब डबल हो गया है ना। तो इस सर्किट का अगर रेजिस्टेंस, अगर आप ए और बी के अगर माने एक्स रेजिस्टेंस है, तो आगे जो ये एक टर्म हटाने के बाद सर्किट बन रहा है, इसका रेजिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, क्योंकि डबल है सब। जैसे इसकी रेजिस्टेंस का थर्ड टर्म देख लो, थर्ड टर्म कितना है 4R, इसका थर्ड टर्म कितना है 2R 4R 8R, तो डबल हो गया। तो इसका अगर ए और बी के अक्रॉस ए आर ओम एक्स ओम है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा 2x ओम, तो इसको आप हटा के 2x से रिप्लेस कर दें, और यहां पर कितना लगा दें आप 2x, ये आर, तो ये ए और ये बी, तो ए और बी के बीच में अब नेट रेजिस्टेंस निकालें, कितना होगा 2x आर अपॉन 2x प्लस आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा x के। तो अब यहां से आप x फाइंड कर लें आराम से। तो इस प्रकार से ये भी एक लैडर का अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो इरोडो का क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो अब इस क्वेश्चन में बाहर एक ट्राइंगल है, फिर अंदर एक और ट्राइंगल है, फिर अंदर एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, कहां तक जा रहे हैं, पीछे इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अब बताना है हमें कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमें लेंथ दी है, ये लेंथ हमें ए के बराबर दी है, इसकी ये लेंथ ए है, ये भी ए है, और ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए है, और तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमें पूछा है कि फाइंड रेजिस्टेंस between A and B if resistance per unit length is 1 ohm. Resistance per unit length is 1 ohm. 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 1
इज लैम्डा ओम। तो पर यूनिट लेंथ में लैम्डा ओम है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस लैम्डा ए लैम्डा ए लैम्डा ए लैम्डा ए, इसका भी लैम्डा ए, यहाँ का लैम्डा ए बाई 2, ऐसा रेजिस्टेंस आएगा। तो अब हमें ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? तो देखो भैया, पहली बात तो ये है कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है यहां पे, सो मान लेते हैं लेट आर इक्वलेंट इज एक्स, ए और बी के बीच में कितना एक्स। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है वैसा ही एक ट्राइंगल अंदर बन रहा है, ठीक है। तो अंदर यहां पर जो ट्राइंगल है, जैसे देखो ए और बी के बीच में ये लेंथ 2a है लेकिन ये लेंथ a है ना। तो वैसी सीरीज बन रही जैसी हमारे पिछले क्वेश्चन में बनी थी कि अगर मैं बाहर वाले को हटा दूं तो अंदर वाले की शुरुआत जो है वो a से हो रही है, बाहर वाले की कितने जो हो रही थी 2a से। तो बाहर वाले का अगर आपने बाहर वाले को साथ में लेके रेजिस्टेंस अगर आप x मान रहे हैं तो अंदर वाले का रेजिस्टेंस होगा x/2। कितना होगा? x/2। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बाहर वाला सर्किट और अंदर वाले को आप पूरा हटा दें और यहां पर लगा दें x/2 और बाहर वाले का नेट रेजिस्टेंस कितना है? x के बराबर। तो लैम्डा आपको दिया हुआ है, ये लेंथ a और ये 2a है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 2a इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा a लैम्डा a लैम्डा a लैम्डा a लैम्डा और दिस इज x/2। तो a लैम्डा ये कितना हो गया? 2a लैम्डा। चलिए इसको हटा दो, 2a लैम्डा और x/2 दोनों पैरेलल में है, तो 2a लैम्डा x/2 प्लस अपॉन 2a लैम्डा प्लस x/2। तो ये तो हो गया इन दोनों का रेजिस्टेंस, और इन दोनों में भी 2a लैम्डा फिर से, तो सीरीज में तो 2a लैम्डा और ये रेजिस्टेंस और 2a लैम्डा दोनों पैरेलल में है। तो अब कैसे करें? तो दिस रेजिस्टेंस इनटू 2a लैम्डा अपॉन, मैं सीरीज पैरेलल सॉल्व कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, अपॉन दिस प्लस दिस। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस आया ये किसके बराबर है? x के बराबर। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? x। सो दिस वाज द टुडेज सेशन, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। और नेक्स्ट आपका जो पेपर होने वाला है उसमें इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करना। इलेक्ट्रो एंड कैपेसिटेंस और कुछ इलेक्ट्रो का ही है मोस्टली, कुछ 11th के चैप्टर भी हैं, फ्लूइड वगैरह, तो अच्छे से आप उनको प्रिपेयर करें और लेक्चर ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है। तो चलते हैं हम। दिस वाज द टुडे सेशन, थैंक यू।